वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। आज हम क्लास 12 के अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारे नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं यहाँ पर केवल जो नीट के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर ही चर्चा करूंगा, जो महत्वपूर्ण नहीं है उन पर चर्चा नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जानने की बात है वह है कि पोल्यूशन क्या है। तो पोल्यूशन वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन है, और जो यह अवांछनीय परिवर्तन जो उत्पन्न करता है उस कारक को हम पोल्यूटेंट कहते हैं। इसके अलावा आपको जो जानना है वहाँ पर यह है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को दिया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को दिया गया था। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण। यह भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हम श्वसन संबंधी आवश्यकताओं के लिए वायु पर ही निर्भर करते हैं। सही बात है। और यह वायु प्रदूषक सभी जीवों को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि जितने भी जीव हैं सभी सांस लेते हैं। तो अगर वायु ही प्रदूषित होगी तो यह सभी जीव को प्रभावित करेगा ही। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण है वह पादप को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो ये निम्न प्रकार से उसको पादप को प्रभावित करता है। जैसे कि वायु प्रदूषक ये फसल की वृद्धि को कम कर देता है और फसल की उत्पादन को कम कर देता है। इसके कारण मतलब वायु प्रदूषण के कारण पौधे अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाते हैं। तो क्या क्या घाटा करता है अपना वायु प्रदूषण? पादपों को, फसल की वृद्धि को कम करता है, उत्पादन को कम करता है, और इसके कारण पौधे अपरिपक्व अवस्था में मर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वायु प्रदूषक मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र पर काफी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी याद कर सकते हैं। और जो यह हानिकारक प्रभाव होते हैं यह निम्न चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि यह हानिकारक प्रभाव प्रदूषकों की सांद्रता, इसके अलावा उद्भासन काल यानी कितने टाइम तक वह हो रहा है, और जीव। तो ये हानिकारक प्रभाव किस किस पर डिपेंड करते हैं? तो ये हानिकारक प्रभाव आपके प्रदूषकों की सांद्रता, उद्भासन काल और जीव पर निर्भर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि कणिकीय पदार्थों को निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अधिक व्यापक रूप से जो तरीका अपनाया जाता है वह है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यानी कि कणिकीय पदार्थों को निकालने के लिए सबसे व्यापक यानी सबसे अधिक जो तरीका अपनाया जाता है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो कि ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक यानी एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा देता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में बेसिकली होता क्या है? इसमें एक इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट मतलब उसमें हजारों वोल्ट का करंट गुजारा जाता है, जो कोरोना उत्पन्न करता है। और इस कोरोना से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से सट जाता है ना। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यह धूल के कणों को भी नेगेटिव चार्ज प्रदान करता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोरोना धूल के कणों को कौन सा चार्ज प्रदान करता है? तो वह नेगेटिव चार्ज प्रदान करता है। और इसके अलावा संचायक पट्टिका होती हैं जो नीचे की ओर आ जाती हैं, यह भी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में लगा होता है। और यह पॉजिटिव की तरह कार्य करता है, पॉजिटिव प्लेट की तरह। और यह आवेशित धूल कण जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं को अब अपनी ओर आकर्षित कर लेता है,
जिससे कि धूल के कण नीचे की ओर बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि पट्टिकाओं के बीच वायु का वेग यानी वेलोसिटी कम होना चाहिए, जिससे कि धूल नीचे गिर जाए। सही बात है। अगर अगर पट्टिकाओं के बीच अगर वायु धीमी गति से जाएगा तो वह उसको ज्यादा धूल के कणों को ज्यादा आकर्षित करेगा, जिससे कि वो कणिकीय पदार्थ नीचे ज्यादा बैठेंगे और अपना कार्य बेहतर ढंग से होगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें बताया गया है मार्जक। मार्जक नामक संरचना। ये मार्जक सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें को हटाता है। इस मार्जक यानी स्क्रबर क्या करता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें को हटाता है। तो मार्जक में होता क्या है, तो मार्जक में निर्वात यानी वायु को जल या चूने की फुहार से होकर गुजारा जाता है। तो जब मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को मार्जक में से गुजारा जाता है तो यह जल और इस चूने की फुहार में फंस जाता है, जिससे वायु शुद्ध हो जाता है। और इसके अलावा हमें आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि हाल ही हमने कणिकीय पदार्थ जो बहुत ही छोटे होते हैं और अवक्षेपित्र द्वारा हटाए नहीं जा सकते का खतरे के अनुभव किया है। मतलब जो बहुत ही छोटे कण होते हैं और जो प्रेसिपिटेटर द्वारा नहीं हटाए जाते वह हमारे लिए खतरनाक होते हैं। तो इसी को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास के 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास के आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह हैं। तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किस आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक नुकसानदेह है, तो उसका आंसर होगा 2.5 माइक्रोमीटर। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सांस लेते समय ये सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ फेफड़ों के भीतर चले जाते हैं। सही बात है, बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हमारे सांस लेते ही यह हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और इनसे निम्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन्हें बहुत ही इन 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम आकार कण से, जैसे इनसे श्वसन संलक्षण उत्तेजना, शोथ, फेफड़ों का शोथ, फेफड़ों की क्षति तथा अकाल मृत्यु हो सकती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर होते हैं उनसे हमको क्या नुकसान है, तो उनसे हमको नुकसान है जैसे श्वसन संलक्षण उत्तेजना, फेफड़ों में शोथ, फेफड़ों की क्षति तथा अकाल मृत्यु हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें आगे पढ़ना है। यहाँ पर बताया गया है कि महानगरों में स्वचालित वाहन वायुमंडल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। सीधे याद करने की चीजें, मतलब नगरों में स्वचालित वाहन यानी कि 2 व्हीलर बाइक, 4 व्हीलर बाइक, ये सब बाइक, मोटरसाइकिल, ये सब प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। और यहाँ पर हमें जानना यह है कि सड़कों पर मतलब जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ेगी प्रदूषण भी होगा और यह समस्या अन्य शहरों में भी पहुंच रही है। तो इसीलिए प्रदूषण को कम करने के लिए स्वचालित वाहनों का उचित रखरखाव होना चाहिए। इसके अलावा इसमें प्रदूषण को कम करने के लिए सीसा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रयोग होने से उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा कम हो सकती है। यानी कि जो प्रदूषण उत्पन्न होता है पेट्रोल या डीजल से, गाड़ियों में जो उनके ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं, उनमें सीसा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रयोग होने से जो उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक हैं उनकी मात्रा कम हो सकती है। इसके अलावा एक होता है परिवर्तक यानी कैटेलिटिक कन्वर्टर, जिसमें कीमती धातु जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम लगे होते हैं। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि कैटेलिटिक कन्वर्टर में कौन कौन से कीमती धातु होते हैं, तो इसमें होता है प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम लगा होता है जो कैटलिस्ट का कार्य करता है। और ये परिवर्तक स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं जो
विषैले गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। तो आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर आखिर कार्य क्या करते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं जो कि विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसका कार्य इस प्रकार होता है कि यह जैसे ही निर्वात यानी वायु उत्प्रेरक परिवर्तक से होकर गुजरता है तो अदग्ध यानी बिना जला हुआ हाइड्रोकार्बन यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है। तो यह महत्वपूर्ण चीज है कि आपका अपने वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करना चाहिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग करते हुए निम्न मतलब सलाह दिया जाता है कि यह सही से कार्य करे। तो यह सलाह यह है कि मतलब सावधानी यह है कि उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा यानी कि लेड रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। अब इसका कारण यह है कि जो शीशा होता है वह उत्प्रेरक को अक्रिय कर देता है यानी उसका फंक्शन को खराब कर देता है। तो वह कुछ काम का नहीं होता है। इसलिए जिस मोटर बाइक में हम मतलब जिस भी मोटर में हम उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग करते हैं वहां पर हमें शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक है वाहन प्रदूषण एवं नियंत्रण, जो कि दिल्ली में किया गया एक अध्ययन के अनुसार इस टॉपिक पे हमें बात करना है कि बताया जा रहा है इसमें कि वाहनों की संख्या काफी अधिक होने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण देश में सबसे अधिक है। यहाँ पर वाहनों की संख्या गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर जितने वाहन हैं उससे अधिक हैं। और यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है कि 1990 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का स्थान विश्व के 41 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में चौथा है। तो पूछ सकता है कि दिल्ली का विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में कौन सा स्थान है। तो चौथा 1990 के एक आंकड़े के अनुसार। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक हो गया कि वहां पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई और जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई और न्यायालय ने भारत सरकार से एक निश्चित अवधि में उचित उपाय करने का आदेश दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सभी सरकारी वाहनों यानी बसों में डीजल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का प्रयोग किया जाए, जिसके चलते सन 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया। अब भैया आप कॉमन सेंस की बात है, आप सभी के दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि सीएनजी डीजल से बेहतर क्यों है। तो इसके उत्तर मतलब इसका कारण यह है कि वाहन में सीएनजी सबसे अच्छी तरह जलता है और बहुत कम ही मात्रा में जलने से बच जाता है, जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। यह बताया जा रहा है कि सीएनजी एकदम अच्छे तरीके से जलता है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से बचता है और डीजल और पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छी तरीके से नहीं जलते हैं और ज़्यादा मात्रा में जलने से बच जाते हैं। इसके अलावा जो और एक फाइनेंशियली जो बात है कि यह पेट्रोल और डीजल से सस्ता है, सीएनजी पेट्रोल और डीजल से सस्ता है। और इसके अलावा चोर इसकी चोरी नहीं कर सकता। भाई सीएनजी गैस होता है तो चोर उसकी चोरी नहीं कर सकता है। और इसके अलावा और एक फायदा यह है कि सीएनजी को डीजल तथा पेट्रोल की तरह इसे अपमिश्रित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल में प्रायः लोग मिट्टी तेल का उपयोग अपमिश्रण के लिए करते हैं, जिससे कि इंजन गाड़ी का खराब होता है, जबकि हम सीएनजी में पेट्रोल और डीजल की तरह उसे अपमिश्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें जो जानने की चीजें और है इसमें कि आखिर कारण क्या है कि
देश में सभी जगह मतलब सभी गाड़ियों को सीएनजी में परिवर्तित क्यों नहीं किया गया? तो इसका मुख्य कारण है कि सीएनजी में परिवर्तित करने में मुख्य समस्या एग्जाम में आपसे आ सकता है कि देश के सभी गाड़ियों को सीएनजी में परिवर्तित करने में मुख्य समस्या क्या है? तो इसका कारण यह है कि इसे वितरण स्थल यानी पंप तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाई को लेकर और इसकी अबाधित सप्लाई करने की है। मतलब कहा यह जा रहा है कि भाई सीएनजी को अगर हम उपयोग करेंगे तो उसका प्रॉपर पंप होना चाहिए ताकि वाहन वाले उसका मतलब नियमित रूप से उनको उपलब्ध हो पाए। और अगर यही समस्या है कि अभी तक इसकी सप्लाई लगातार नहीं हो पा रही है, इसलिए भी इसकी परिवर्तित करने में समस्या है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके साथ साथ दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के जो अन्य उपाय किए गए हैं वह हैं पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटा देना, शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, कम गंधक यानी सल्फर युक्त पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग, वाहनों के लिए कठोर प्रदूषण स्तर लागू करना, ये सब अन्य उपाय किए गए हैं दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। इसके अलावा भारत सरकार ने एक नई वाहन ईंधन नीति के तहत यहाँ के शहरों में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किया गया है। तो आप मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किस लिए किया गया है कि वाहनों से जो होने वाला प्रदूषण है वह कम हो सके। इसके लिए ईंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल और डीजल में ईंधनों में धीरे धीरे गंधक यानी सल्फर और एरोमेटिक की मात्रा कम की जाए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि मार्गदर्शी सिद्धांत किस लिए बनाया गया है? तो मार्गदर्शी सिद्धांत पेट्रोल और डीजल से गंधक और एरोमेटिक की मात्रा को कम करने के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हैं जैसे कि एक मानक है यूरो 3 मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित किया जाए कि मतलब यूरो 3 के अनुसार डीजल में गंधक 350 और पेट्रोल 150 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए यूरो 3 के अनुसार। इसके अलावा संबंधित ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 42% पर सीमित करना यूरो 3 के अनुसार। और चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब मार्गदर्शी के अनुसार पेट्रोल और डीजल में गंधक को कम कर अब जो यूरो 4 मार्गदर्शी यानी जो अब आगे जो होने वाला है जैसे 3 के बाद 4, तो मार्गदर्शी यानी यूरो 4 के अनुसार पेट्रोल और डीजल में गंधक को पेट्रोल और डीजल दोनों में ही गंधक यानी सल्फर को कम करके 50 ppm पर लाकर इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 35% के स्तर पर लाना है। और इसी के अनुरूप भाई अगर उसको कम करना है तो वाहन के इंजन में भी हमको सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि अब भारत स्टेज 2 अब भारत के किसी भी शहर में लागू नहीं है। अब आप यह याद कर सकते हैं कि 4 पहिया, 3 पहिया, 2 पहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज 4 अप्रैल 2017 से देश भर में लागू हो चुका है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दिल्ली में किए गए इन प्रयासों को धन्यवाद जिसके कारण यहाँ की वायु की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। एक आकलन के अनुसार 1997 से 2005 तक दिल्ली में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के इस स्तर में काफी गिरावट आई है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 1997 से 2005 तक दिल्ली की वायु में गुणवत्ता में निम्न में से कौन कौन से गैसों के स्तर में काफी गिरावट आई है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह याद करने की पॉइंट है कि भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया गया था। किस वर्ष लागू किया गया था? 1981 में लागू हुआ था। लेकिन
इसमें 1987 में संशोधन किया गया और 1987 में संशोधन करने के बाद इसमें शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। शोर को किस वर्ष वायु प्रदूषण में सम्मिलित किया गया? 1987 में। और बताया गया है कि शोर यानी कि नॉइज ये एक अवांछित यानी कानों को प्रिय नहीं, यह एक अवांछित उच्च स्तर ध्वनि है। और ये अब आगे बताया जा रहा है कि हम आनंद और मनोरंजन के लिए तेज ध्वनि के आदी हो गए हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि इसके कारण मानव में मनोवैज्ञानिक और कार्यकीय व शरीर क्रियात्मक डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नॉइज के कारण कौन कौन सा विकार उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और कार्यकीय या शरीर क्रियात्मक डिसऑर्डर पैदा होता है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई जितना बड़ा शहर होगा उतना ही बड़ा उत्साह होगा और डीजे वगैरह लगे होंगे तो और अधिक शोर होगा। और यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है कि किसी जेट वायुयान या रॉकेट के उड़ान के समय उत्पन्न अति उच्च स्तर ध्वनि जो कि 150 डेसिबल या इससे अधिक स्तर की ध्वनि को थोड़े ही समय तक सुनने से ईयर ड्रम यानी कर्णपटल क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के सुनने की क्षमता सदा के लिए नष्ट हो सकती है। बताया जा रहा है कि जहां कहीं भी अगर जेट वायुयान या रॉकेट जहां पर उड़ान भरता है वहां पर ध्वनि का स्तर बहुत ही ज्यादा होता है, 150 डेसिबल से भी ज्यादा, और उस ध्वनि को थोड़े ही समय तक सुनने से हमारे कान का ईयर ड्रम फट सकता है और हमारी सुनने की क्षमता सदा के लिए नष्ट हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह बताया गया है कि निम्न ध्वनि स्तर के दीर्घकालिक उद्भाषण यानी कम आवाज में बहुत देर तक सुनने से भी हमारे सुनने की क्षमता स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है। यह भी याद कर सकते हैं कि निम्न ध्वनि स्तर के दीर्घकालिक उद्भाषण के कारण भी हमारे सुनने की क्षमता स्थायी रूप से नष्ट हो सकती है। इसके अलावा शोर के कारण जो अन्य जो हानिकारक प्रभाव होता है वह निम्न है। शोर के कारण अनिद्रा, हार्ट बीट का बढ़ जाना, श्वसन के तरीकों में परिवर्तन से मनुष्य पीड़ित हो सकता है और जिसके कारण मनुष्य तनाव की स्थिति में रहता है। तो यह जानते हुए कि शोर प्रदूषण के कई खतरनाक प्रभाव होते हैं, क्या आप अपने आसपास के अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण स्रोत का पता लगा सकते हैं? यह सब बताया गया है कि यहाँ पर जो जानने योग्य बात है कि यहाँ पर हम एक जान सकते हैं कि एक होता है ग्रीन मल्फर स्कीम। ये इसी स्कीम होता है, इसके द्वारा हम अपने घरों के आसपास या सड़कों के आसपास अशोक और नीम का पेड़ लगाते हैं। यह ध्वनि को अवशोषित कर लेता है और इसके अलावा यह वायु प्रदूषण को भी कम करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण। तो यहाँ पर आपको यह जानना है कि 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है। 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है ताकि हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। हमारा अगला टॉपिक है घरेलू वाहित मल और औद्योगिक बहिस्राव, है ना। तो चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जानते हैं कि बताया क्या है कि केवल 0.1% अपद्रव इम्प्यूरिटी के कारण घरेलू वाहित मल मानव के उपयोग के लायक नहीं रहता। यानी घरेलू वाहित मल यानी घर से निकलने वाला गंदा पानी जहाँ पर बाथरूम वगैरह का भी पानी रहता है, इसमें केवल 0.1% इम्प्यूरिटी के कारण यह हमारे उपयोग के लायक नहीं रहता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात हुआ है कि इसमें घरेलू वाहित मल में
से ठोस पदार्थों को निकालना आसान होता है। भाई ये बड़े होते हैं तो इनको निकालना आसान होता है, लेकिन जो विलीन कण हैं जैसे कि नाइट्राइट, फास्फेट और अन्य पोषक तथा विषैले धातु और आयनों और कार्बनिक यौगिकों को निकालना कठिन होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि घरेलू मल में मुख्य रूप से जैव निम्नकरणीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि घरेलू वाहित मल में मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो इसमें जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थ होता है जिनका अपघटन आसानी से होता है। हम आभारी हैं बैक्टीरिया जीवाणु के जो इन जैव पदार्थों को सबस्ट्रेट पदार्थों के रूप में उपयोग करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार ये वाहित मल के कुछ अवयवों का उपयोग करते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि वाहित मल से में जीवाणु वृद्धि करते हैं और उसके कुछ अंश को खत्म करके जल को शुद्ध करने में मदद करते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वाहित मल जल जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी माप कर जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन किया था। मतलब यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि जो बीओडी है वह जल के जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन करता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आखिर बीओडी बेसिकली है क्या, तो यह जल में उपस्थित जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन करता है। और इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें आगे बताया गया है कि जहाँ अभिवाही जलाशय यानी कि जहाँ पर जल नदी मतलब नदी नाले या गंदा पानी जहाँ पर नदी में मिलता है वहां पर जैव पदार्थों के जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की काफी मात्रा का उपयोग कर लेते हैं। भाई जब जीवाणु वहां पर उस कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करेंगे तो वह वहां के ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे ही। इसी के कारण वाहित मल विसर्जन स्थल पर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम मतलब जहां पर मिल रहा है वहां पर जल में खुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है, जिसके कारण मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डाउन स्ट्रीम स्थल पर जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आती है, इसके कारण क्या हो सकता है, तो इसके कारण हो सकता है कि मछली तथा अन्य जलीय जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे यह बताया गया है कि जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकी यानी मुक्त प्लावी मतलब फ्री फ्लाउटिंग शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। मतलब पोषकों की ज्यादा मात्रा में उपस्थिति के कारण मुक्त प्लावी शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है, जिसे हम एल्गल ब्लूम यानी शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जलाशय में काफी अधिक मात्रा में पोषक की उपस्थिति के कारण मुक्त प्लावी शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस एल्गल ब्लूम के कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है। भाई सवाल है तो उनमें उनके वर्णकों के कारण इन जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है। और शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है, यानी कि शैवाल जल की गुणवत्ता को कम करते हैं, उसे प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं। कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अतिशय विषैले होते हैं। यह भी याद कर सकते हैं कि कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए बहुत ही विषैले होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें बताया गया है कि आपने नीला मो यानी नीला रंग के सुंदर फूलों को देखा होगा, जो जलाशयों में काफी चित्ताकर्षक आकार के प्लावी मतलब तैरने वाले पौधे होते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यह पौधे अपने सुंदर फूलों के कारण भारत में उगाए गए थे। मतलब पूछ सकते हैं कि यह भारत में क्यों उगाए गए थे, तो यह भारत में अपने सुंदर फूलों के कारण उगाए गए थे। लेकिन
यह अपनी अतिशय वृद्धि मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि करने के कारण तबाही मचा रहे हैं। और यह पौधे हमारी हटाने की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से वृद्धि कर हमारे जल मार्गों को अवरोधित अवरोधित कर रहे हैं। ये ये जो पादप है इसे हम जल हायसिंथ आइकोर्निया क्रेसीपीज कहते हैं, यानी कि जल कुंभी को ही जल हायसिंथ आइकोर्निया क्रेसीपीज कहता है। और यह जल हायसिंथ विश्व का सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला जलीय खरपतवार है। तो अपना आइकोर्निया क्रेसीपीज बेसिकली है क्या, यह जलीय खरपतवार है एक, जो कि विश्व का सर्वाधिक समस्या उत्पन्न करने वाला जलीय खरपतवार है। इसी कारण इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक कहा जाता है जल हायसिंथ को। और ये जो जल हायसिंथ होता है यह सुपोषी जलाशयों में काफी वृद्धि करते हैं और इसके पारितंत्र गति को असंतुलित करते हैं। सुपोषी जलाशय इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया है कि हमारे घरों के साथ साथ अस्पतालों के वाहित मल में बहुत से अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। भाई घर के साथ साथ अस्पताल, अस्पताल तो बीमारियों का ही घर होता है, तो वहां से जो वाहित मल निकलता है तो उसमें रोगजनक तो होंगे ही। और अस्पताल और घर के जो जल होता है उसको अगर उचित उपचार के बिना जल में मिला देंगे तो इससे कई रोग हो सकते हैं, जैसे कि पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसे रोग हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें बताया जा रहा है कि घरेलू वाहित मल की अपेक्षा उद्योग, तो उद्योग जैसे पेट्रोलियम, कागज उत्पादन, धातु निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, रासायनिक उत्पादन आदि के अपशिष्ट जल में प्रायः विषैले पदार्थ, खासकर भारी धातु, यानी कि जो ये सभी जो उद्योग हैं जैसे कि पेट्रोलियम, कागज उत्पादन, धातु निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग के रासायनिक उत्पादन आदि के अपशिष्ट में प्रायः इन सब फैक्ट्री से जो अपशिष्ट निकलता है उसमें विषैले धातु होते हैं जिनका घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जैसे पारा, कैडमियम, तांबा, सीसा आदि और कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किन किन धातुओं का घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होता है, तो आप निम्न ये सभी आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। और आगे हमें बताया गया है कि उद्योगों के अपशिष्ट जल में प्रायः विद्यमान कुछ विषैले पदार्थों में जलीय खाद्य श्रृंखला में बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि ऊपर जो हमने विषैले पदार्थ जैसे कि पारा, कैडमियम, तांबा इत्यादि के बारे में पढ़ा है, यह जब जल में जाते हैं तो यह जलीय खाद्य श्रृंखला में बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। तो ये बायोमैग्निफिकेशन आखिर होता क्या है, तो यह होता यह है कि क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन है ये कि जैसे कि मान लिया जाए कि जैसे पारा जल में गया तो यह जल में गया और जल के साथ यह मछली के पेट में चला गया और मछली को किसी बड़ी मछली ने खा लिया, तो यह छोटी मछली से बड़ी मछली के पेट में चला गया और इससे और बड़े मतलब और ऊंचे पोषण स्तर पर चला गया। और इसकी मात्रा भाई एक शिकारी बहुत सारी बड़ा वाला मछली बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां खाएगा, जिसके कारण उसमें पारा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार कहा गया है कि क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्तता की सांद्रता में वृद्धि होना। और आखिर ये वृद्धि होती क्यों है, तो इसके वृद्धि होने का कारण यह है कि जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ उपापचयित या उत्सर्जित नहीं हो सकता और यह अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। यानी कि यह बता रहा है कि ये जो
जो अविषालु पदार्थ होता है यह उपापचयित या उत्सर्जित नहीं होता है, जिसके कारण यह शरीर में ही रह जाता है और ऊपर पोषण स्तर में पहुंच जाता है और यह हानि पहुंचाता है जीव को। और यह बताया गया है कि यह जो बायोमैग्निफिकेशन की जो घटना है यह पारा यानी मरकरी और डीडीटी के लिए सुविदित है। पारा यानी कि मरकरी से जापान में हाशीमोटो रोग हुआ था। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यह बताया गया है कि यहाँ पर जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का मैग्निफिकेशन बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्रमिक पोषण स्तर पर डीडीटी की सांद्रता बढ़ जाती है और यह सांद्रता 0.3 पार्ट्स पर बिलियन से आरंभ होता है और अंत में बायोमैग्निफिकेशन द्वारा मत्स्य भक्षी पक्षियों में बढ़कर 25 ppm हो जाता है। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अंत में यह मत्स्य भक्षी पक्षियों में कितना हो जाता है, तो यह 25 ppm हो जाता है। और डीडीटी के विषय में जो एक इंटरेस्टिंग बात बताया गया है चैप्टर में वह यह है कि यह जो डीडीटी होता है यह पक्षियों में डीडीटी की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण पक्षियों का अंड कवच यानी एक सेल पतला हो जाता है और यह समय से पहले फट जाता है, जिसके कारण बर्ड पॉपुलेशन यानी पक्षी समष्टि की संख्या में कमी हो जा रही है। भाई अगर पक्षियों का अंडा समय से पहले ही अगर फट जाएगा तो उसका जो बच्चा है वह ढंग से परिपक्व नहीं हुआ रहेगा और पहले ही बाहर आ जाएगा तो वह मर जाएगा। इसलिए पक्षियों की समष्टि में कमी आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमें बताया गया है कि यूट्रॉपिकेशन यानी सुपोषण, नाम से ही स्पष्ट है। सु माने अच्छा और पोषण माने पोषक। तो ये जो सुपोषण होता है यह झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाता है, यानी कि झील की उम्र को बताता है। यानी झील कितनी अधिक उम्र की हो गई है यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। यानी कि झील अधिक उम्र की हो जाती है तो यह किसके द्वारा पता चलता है, यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो तरुण यानी कि जो नया नया बना हुआ झील होता है, वो जो कम उम्र का झील होता है तो उसका जल शीतल और स्वच्छ होता है। और इसमें समय के साथ साथ इसमें सरिता के जल के साथ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आता है, जिसके कारण जलीय जीवों में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे झील की उर्वरता यानी कि पोषक पदार्थों के कारण इसकी उर्वरता बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें पादप और प्राणी जीव बढ़ने लगते हैं और इस कार्बनिक अवशेष जो होते हैं वह झील की तल में बैठने लगते हैं। और इसके अलावा बहुत ही सैकड़ों वर्षों में यह सिल्ट साद और ऑर्गेनिक मलबा का ढेर सा लगता है। वैसे वैसे झील उथली और गर्म हो जाती है। तो धीरे धीरे झील की जल कैसा हो जाता है, उथली और गर्म। इसके कारण झील में ठंडे पर्यावरण वाले जीव के स्थान पर उष्ण जल वाले जीव रहने लगते हैं। और आगे बताया गया है कि इसमें अपना स्तरण होता है, जिसके बारे में हम अपने इकोसिस्टम चैप्टर में और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं कि कच्छ पादप उथली जगह पर जड़ जमा लेते हैं और झील की बेसिन को यानी बेस को भरने लगते हैं। और उथले झील में अब मार्स यानी कच्छ पादप उगाते हैं और मूल झील बेसिन उनसे भर जाता है। कालांतर में झील में काफी संख्या में प्लावी पादपों दलदल बाग से भर जाता है और अंत में यह भूमि में परिवर्तित हो जाता है। जलवायु, झील का साइज और अन्य कारकों के अनुसार झील का यह प्राकृतिक काल भवन हजारों वर्षों में होता है। तो आपका पूछ सकता है कि जल के प्राकृतिक काल भवन यानी कि सुपोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसको प्रभावित करता है जलवायु, झील का साइज और अन्य कारक के अनुसार यह प्राकृतिक काल भवन हजारों वर्षों में होता है। इसके अलावा जो उसको
सुपोषण यानी झील के काल प्रभावन को जो प्रभावित करता है वह हम मनुष्य के क्रियाकलाप भी प्रभावित करता है। इसके अलावा उद्योग जैसे घरों के बहिस्राव काल प्रभावन में मूलतः तेजी ला सकते हैं, यानी कि मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे कि उद्योग और घरों से जो बहिस्राव जो निकलता है वह काल प्रभावन में तेजी ला सकते हैं, और ये जो तेजी लाते हैं उस प्रक्रिया को हम संवर्ध यानी कल्चरल या त्वरित सुपोषण या एक्सीलरेटेड यूट्रॉपिकेशन कहते हैं। जो मनुष्य के कारण जो इसके काल प्रभावन में तेजी आता है उसको हम कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रॉपिकेशन कहा जाता है। आगे बताया गया है कि गत शताब्दी में पृथ्वी के कई भागों के झील का वाहित मल और कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है। इसके मुख्य संदूषक नाइट्रेट और फास्फोरस हैं जो कि पौधों के लिए पोषण का कार्य करते हैं, और इसके कारण शैवालों की वृद्धि अति उद्दीपित होती है। भाई अगर पोषक पदार्थ होगा तो झील में शैवाल की वृद्धि उद्दीपित होगी ही, जिसके कारण मलफेम यानी स्कम बनते हैं तथा अरुचिकर गंध आती है। ऐसा होने से विलीन ऑक्सीजन जो कि अन्य जल जीवों के लिए अनिवार्य है समाप्त हो जाता है, और साथ ही झील में बहकर आने वाले अन्य संदूषक संपूर्ण मत्स्य समष्टि को विषाक्त कर देते हैं, अब जिनके अपघटन के अवशेष जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, और इस प्रकार झील वास्तव में घुट कर मर सकती हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि पिछले कुछ शताब्दी में झील में जो वाहित मल और कृषि और उद्योग के अपशिष्ट कौन कौन से कृषि, वाहित मल और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है। यह महत्वपूर्ण बात है, आप इसे याद रख सकते हैं। किस किस के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है गत शताब्दी में? वाहित मल, कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्ट के कारण। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमें बताया गया है कि विद्युत उत्पादी यूनिट यानी तापीय विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला तप्त जल यानी गर्म जल यह दूसरे महत्वपूर्ण श्रेणी का प्रदूषक है, और यह तापीय अपशिष्ट जल में उच्च तापमान के प्रति संवेदनशील जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यह जल बहुत ही गर्म होता है, और तापीय अपशिष्ट का जो गर्म जल होता है वह बहुत ही गर्म होता है, और जो जीव गर्म जल के प्रति संवेदनशील यानी जो गर्म जल को सहन नहीं कर पाते हैं वह जीवित नहीं रह पाते हैं, और इनमें उनकी संख्या कम होती जाती है, यानी धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत ही ठंड होता है जैसे साइबेरिया, अंटार्कटिका, अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर अत्यंत शीत क्षेत्र में इनसे पौधों तथा मछलियों की अधिक वृद्धि होती है, तो आपसे यह पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में गर्म तापीय जल से पौधों और मछलियों की अधिक वृद्धि होती है? तो कहाँ पर? अत्यंत शीत क्षेत्रों में इससे मछलियों और पौधों की अत्यधिक वृद्धि होती है तापीय जल से। और हमें आगे बताया गया है कि आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार केस अध्ययन। यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण बात यह जानना है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाहित मल सहित अपशिष्ट जल का उपचार एकीकृत ढंग से कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रक्रमों को मिला जुला कर किया जा सकता है। इस प्रक्रम का प्रयास कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित अकार्टा शहर में किया गया, और यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों के सहयोग से शहर के लोगों ने प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत एकीकृत जल उपचार प्रक्रम तैयार किया गया। क्या तैयार किया? एकीकृत जल उपचार प्रक्रम तैयार किया। और यहाँ पर जो जल का जो उपचार होता है वह 2 चरणों में किया जाता है। पहला परंपरागत अवसाधन जिसमें निस्यंदन और क्लोरीन द्वारा उपचार किया जाता है। इस चरण के बाद जो दूसरा चरण होता है उसमें खतरनाक प्रदूषक जैसे भारी धातु काफी मात्रा में घुले हुए रूप में रह जाते हैं, इसे दूर करने के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है, और इस प्रक्रिया में
जीव वैज्ञानिकों ने लगभग 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 कक्षों की एक श्रृंखला विकसित की और इस क्षेत्र में उचित पादप, शैवाल, कवक और जीवाणु छिड़के गए।